हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे आईएससी क्लास 11 कॉमर्स का जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इस नाम का जो चैप्टर है हम इसे आज देखने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस का मतलब क्या होता है। बिज़नेस का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जहाँ पे किसी चीज़ को कम दाम में खरीद कर या फिर कम दाम में मैन्युफैक्चर करके उसे बेसी दाम में बेचा जाता है। किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन विद अ प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। अब देखिए, ये जो बिजनेस है, हमने बिजनेस का डेफिनेशन समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो कुछ बॉडीज बनानी पड़ती है जिनके थ्रू बिजनेस हो सकता है। जैसे बगल में दुकान खोल लिया, कोई पार्टनरशिप बना ली, कोई कंपनी खोल ली, सरकारी कंपनी खोल ली, तो हमें कुछ बनाना पड़ता है जिसके थ्रू बिजनेस हो सके। तो ये जो मीडियम है जिसके थ्रू बिजनेस होता है उसे ही हम लोग कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, एन इकोनॉमिक एंटिटी जिसके थ्रू बिजनेस किया जा सके उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बगल में जो किराना का दुकान खोल के रखे हैं तो वो भी एक जरिया है, दैट इज ऑल्सो अ मीडियम टू अर्न प्रॉफिट। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिजनेस को करने के लिए बनाया जाता है उसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो आइए अब इसका एक डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। So business organization is an entity that is formed for the purpose of carrying out the commercial activity होगा, the commercial activity of buying and selling। मतलब एक entity, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। entity that is formed for the purpose of कैरिंग ऑन द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग, मतलब खरीद और बिक्री को करने के लिए जिस एंटिटी या फिर जिस बॉडी को बनाया जाता है उसे ही हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर बेस्ड ऑन द सिस्टम्स ऑफ लॉ दैट गवर्न्स contract and this exchange property rights and incorporation. The business organization system is concerned with the management and planning of different activities. This is an accumulation। इतना कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि वो एक ऐसा एंटिटी है, वो एक ऐसा कमर्शियल, एक इकोनॉमिक बॉडी है जिसके थ्रू हम लोग बाइंग एंड सेलिंग का काम कर सकते हैं। एनीथिंग विच परमिट्स टू बाय गुड्स एंड सेल दोज गुड्स, उसे हम लोग बिजनेस कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बात, वो एक एंटिटी होना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू वो हो रहा है। एंड दूसरा कि इसमें सेलिंग एंड बाइंग होना चाहिए, मतलब ये कि अगर मैं सामान खरीदता तो हूँ लेकिन मैं उसे बेचता नहीं हूँ तो फिर उसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जो ट्रस्ट होते हैं, जैसे शिरडी साई का जो ट्रस्ट है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सामान खरीदते तो हैं बट क्या वो लोग उस सामान को बेचते हैं? नहीं। तो जब बेचना नहीं होगा, सिर्फ खरीदना होगा, तो उस केस में हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा एंटिटी जहां पे कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो कमर्शियल एक्टिविटी होता है वो किया जाता है। ठीक है। इट इज एन एंटिटी वेयर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कैरीड आउट। ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बगल में कोई किराने का दुकान खोल लिया, कोई सैलून खोल लिया, ब्यूटी पार्लर खोल लिया ये, एंड इसके बाद
पार्टनरशिप बनाया जा सकता है, कंपनी हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब बिजनेस को करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है वो। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी किया जाता है, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वेयर मनी इज इन्वॉल्व्ड। ये टाइप का काम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड काम नहीं होता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा, जैसे कोई कंपनी होगी, तो उसे हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी कहेंगे जब उसमें कोई प्रॉफिट मोटिव के साथ कोई बाइंग एंड सेलिंग किया जाता हो, इकोनॉमिक काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो, उस टाइप का काम उसमें होना चाहिए। अगर कोई ट्रस्ट है जहाँ पे सिर्फ सामान को खरीद करके भक्तों में बांट दिया जाता है, तो उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर बाइंग एंड सेलिंग, ये भी इसी की तरह है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। बेसिक एक्टिविटी ऑफ एनी बिजनेस इज ट्रेडिंग, मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ही होता है कि वो सामान को खरीदते हैं एंड सामान को बेचते हैं। तो ये दोनों भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीज टू आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि सामान एंड कि गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी बॉट एंड द गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी सोल्ड। अगर बाइंग होता है सिर्फ लेकिन सेलिंग नहीं होता है तो उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि शिरडी साई का जो ट्रस्ट है या फिर जो गोल्डन टेम्पल है, तो दोनों में ही सिर्फ वो लोग क्या करते हैं कि सामान खरीदते हैं। दे ओनली बाय द गुड्स, जैसे चावल खरीद लिया, दाल खरीद लिया, एंड इन सभी का खाना बना करके वो भक्तों में फ्री में बांटते हैं। तो वहाँ पे बाइंग तो हो रहा है लेकिन सेलिंग नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग उसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। फिर है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब देखिए, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी भी एक ही बार में नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने आज के लिए सामान खरीदा, आज के लिए बेच दिया, तो उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली, मतलब हमेशा साल के 365 दिन वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता रहता है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन में खरीदा एंड उसी दिन में बेच दिया, बस ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक फीचर ही यही है कि वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बनाया जाता है। अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो नहीं बनाया जाता है, मतलब अगर सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करने के लिए उसे बनाया जाता है, तो उस केस में हम उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते हैं। जब तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट मोटिव ना हो तब तक उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा जा सकता है। प्रॉफिट मोटिव हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। ओके, फिर रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। देखिए, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये एक अच्छा खासा फीचर है कि उसमें रिस्क रहता ही है। आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोल ले, ऐसा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी ना हो। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कि कुछ हो सकता है, खराब हो सकता है, पैसे डूब सकते हैं, कंपनी डूब सकती है, तो ये सब हर एक बिजनेस में रहता है। चाहे आप बगल में किराना का दुकान खोल लें, उसमें भी रिस्क है। आप अगर दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उसमें भी रिस्क है। आप अगर बड़ा कंपनी खोल लेते हैं तो उसमें भी रिस्क है। तो हर एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क होता ही है। ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है, फिर है क्रिएटिव एंड डायनेमिक। अब देखिए, ये जो मार्केट है जो कि हमारा अभी चल रहा है, ये मार्केट बहुत डायनेमिक है। अब डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जो कि समय के साथ चेंज हो जाता है, चेंजेस विथ टाइम। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ टाइम के साथ चेंज हो जाता है उसे हम लोग डायनेमिक कहते हैं।
तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डायनेमिक नेचर के होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ही एक जैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ चेंज होता रहता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आज जैसे है, आज से 5 साल बाद वो वैसा नहीं रहेगा, फिर उसके अगले 10 साल बाद वो वैसा नहीं रहेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा डायनेमिक होते हैं, वो समय के साथ साथ चेंज करते रहते हैं। एंड ये आप एग्जाम्पल भी देखते होंगे कि अगर आप अभी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मुझे कुछ याद आ रहा है तो वो है बजाज कंपनी का। आपको याद होगा कि बजाज कंपनी का एक स्कूटर आता था, ठीक है, लेकिन आज वो स्कूटर आपको मिलेगा ही नहीं। बजाज कंपनी ने उसे बनाना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो डायनेमिक है, मार्केट समय के साथ चेंज होता रहता है। आजकल कोई भी वैसा स्कूटर नहीं खरीदना चाहता है, आजकल लोग स्कूटर खरीदते ही नहीं है, आजकल तो स्कूटी खरीदा जाता है। तो स्कूटर का आजकल डिमांड बहुत कम है और स्कूटी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी समय के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप हमेशा एक ही जैसे रह जाएं, ऐसा नहीं होगा, आपको समय के साथ साथ चेंज होना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, हर एक बिजनेस का हमेशा ही एक एम रहता है, एंड वो एम क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, जो सामान हमारे कस्टमर्स खरीद रहे हैं वो उस सामान से उन्हें खुशी मिले, उस सामान से वो सेटिस्फाइड हों, इस टाइप का एम हमेशा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के काम नहीं कर सकता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के यू कैन नॉट वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सोशल एक्टिविटी। अब देखिए, बिजनेस जो है वो एक सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब इसमें आप सिर्फ पैसों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को सोशल काम भी करना होता है, जैसे जनता की भलाई, वो चीज़ भी उन्हें करना होता है। बिजनेस सिर्फ हमेशा प्रॉफिट पे ही ध्यान नहीं दे सकता है, आपको लोगों के बारे में भी सोचना होगा। लोगों के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं, एक चीज़ होगा जो कि आप अगर हायर स्टडीज़ करते हैं तो उसमें होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में भी कुछ होना चाहिए, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी में जो हो रहा है उसके ऊपर में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सोशल एक्टिविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल। अब ये गवर्नमेंट कंट्रोल क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर में गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। अब कुछ कुछ में वो ना के बराबर, कुछ कुछ में अच्छा खासा, कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन हर एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़े बहुत तो, या फिर थोड़े बहुत तो कम से कम बिजनेस सरकार के जो कंट्रोल है वो रहता ही है। कंपनी के ऊपर में तो सबसे ज़्यादा रहता है। कंपनी में इतना सरकारी चीज़ आपको फॉलो करना होता है कि उसकी अभी लिस्ट लग जाएगी, तो उसमें हमें अभी जाना नहीं है। तो यहाँ पे सरकार जो होती है वो हर एक टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपना कुछ कंट्रोल रखती है। जैसे वो पार्टनरशिप को बोल सकती है कि पार्टनरशिप में अभी के हिसाब से अगर बोले तो 100 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं, तो ये भी सरकार का एक कंट्रोल है। फिर अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी में क्या कुछ हो रहा है वो आपको जनता को बताना होता है, तो ये भी सरकार का एक कंट्रोल है। तो सरकार का जो कंट्रोल है वो हमेशा ही कंपनी, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर हमेशा रहता है। एंड लास्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ के ऊपर में एम करता है कि वो जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जिनसे वो प्रोडक्शन करे, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो सके, इस चीज़ के ऊपर में हमें ध्यान देना होता है। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये ध्यान देता है कि जो भी सामान वो खरीद रहा है उसका मैक्सिमम यूज़ हो, वेस्टेज ना के बराबर हो और कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो, ठीक है।
अब इसके बाद होप आपको ये समझ में आया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक एंटिटी, एक इकोनॉमिक एंटिटी जिसका काम क्या होता है कि वो चीज़ों को खरीदती है और चीज़ों को बेचती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा एंटिटी जहाँ पे बिजनेस होता है, मतलब सामान को कम दाम में खरीद के बेसी दाम में बेचा जाता है। अब ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये 3 तरीके के हो सकते हैं, मतलब कौन इसका मालिक है उसके हिसाब से। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब जहाँ पे जो प्राइवेट लोग होते हैं वो मालिक होते हैं। जो इसका एग्जांपल है रिलायंस। रिलायंस के मालिक अभी मुकेश अंबानी जी हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसको सरकार ओन नहीं करती है, ठीक है, जिसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। उसका जो भी कंट्रोल रहता है वो आम नागरिक का, किसी प्राइवेट आदमी का रहता है। एंड पब्लिक एंटरप्राइज मतलब एक ऐसा चीज़ जिसके यहाँ पे आपका, जिसके ऊपर में सरकार का पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, सरकारी कंपनी इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये जो सरकारी कंपनी होती है इस पे पूरा सरकार का कंट्रोल रहता है, इसका मालिक सरकार होता है। एंड इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो है वो सरकारी कंपनी है, वो सरकार को बिलोंग करती है। तो एक हो गया प्राइवेट, मतलब जिसमें प्राइवेट लोग मालिक होते हैं, एक होता है पब्लिक जिसमें सरकार मालिक होती है, और एक होता है जॉइंट सेक्टर जिसमें प्राइवेट लोग भी मालिक हैं प्लस गवर्नमेंट भी मालिक है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज मतलब एक ऐसा चीज़ जिसमें सरकार का भी कुछ पोर्शन रहता है और नॉर्मल लोगों का भी कुछ पोर्शन रहता है, ठीक है। जैसे आजकल LIC की मैं अगर बात करूं तो LIC के बहुत सारे शेयर्स हैं जो कि अब मार्केट में आ गए हैं। तो इसका अभी भी मैक्सिमम शेयर्स जो है वो सरकार के पास में है, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर्स जो है वो अभी भी प्राइवेट लोगों के हाथों में है, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले समझ में आ गया प्राइवेट एंटरप्राइज जिसको प्राइवेट लोग ओन करते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज जिसको सरकार ओन करती है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज जिसको सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों अर्न करती है, ठीक है। अब ये जो प्राइवेट एंटरप्राइज होता है इसके अंदर में 2 तरीके का ये होता है, 2 तरीके का इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। तो पहला होता है नॉन कॉरपोरेट फॉर्म एंड दूसरा होता है कॉरपोरेट फॉर्म, ठीक है। अब ये नॉन कॉरपोरेट फॉर्म एंड कॉरपोरेट फॉर्म क्या है, तो नॉन कॉरपोरेट फॉर्म का मतलब होता है एक ऐसा टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मालिक और कंपनी जो है वो सेम है, जो भी उसका ओनर है एंड जो भी उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दे बोथ आर द सेम थिंग, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। एंड कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कंपनी अलग एंड उसके मालिक जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो आइए मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए हम यहाँ पे कंपनी को अभी उतना डिटेल में समझने नहीं जा रहे हैं, उससे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि देखिए एक कंपनी जो है उसको उतना डिटेल्स में तो हम अभी जानेंगे नहीं, बट उसका ऊपर से जान लेते हैं कि एक कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ अ कंपनी, ठीक है। ऑल्दो ये मैं बहुत जल्दी ही पढ़ा दे रहा हूँ लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए, ठीक है, टू डू हाई लेवल ऑफ वर्क आपको पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये जो भी पैसा होता है ये आप खुद से नहीं ला सकते हैं, इसी के साथ साथ ये जो पैसा होता है वो आप अपने दोस्तों से भी नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एक गाड़ी का फैक्ट्री बनाना है तो गाड़ी का फैक्ट्री बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो ये जो 3 करोड़ रुपए हैं ये मैं खुद से नहीं ला सकता हूँ,
मेरे पास उतने पैसे नहीं होंगे। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं अपने दोस्तों से भी मांगूंगा तो कौन दोस्त होगा जो कि मिला करके 3 करोड़ रुपए तक दे देगा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जितना पैसा चाहिए होता है उसको जब एक आदमी या एक से ज़्यादा 4-5 आदमी उसे नहीं ला पाते हैं तो उसे लाखों करोड़ों आदमी के थ्रू लाया जाता है। जैसे ये जो 3 करोड़ रुपया है, ये 3 करोड़ रुपया एक आदमी के बस की बात नहीं है, 4-5 आदमी के भी बस की बात नहीं है, यहाँ तक कि 100 आदमी के भी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे लाखों लोगों से लाया जाता है। 100 lakhs ऑफ पीपल यहाँ पे इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब कैसे, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपको याद है कि जब आप तो अभी स्कूल ही में हैं, तो स्कूल में जब भी कोई पिकनिक होता था या फिर जब भी आप अपने ट्यूशन में गए तो वहाँ पे जब भी कोई पिकनिक होता था, फॉर एग्जांपल अगर जो टीचर है उसका बर्थडे मनाना है ट्यूशन टीचर का, तो क्या होता था कि ट्यूशन टीचर का बर्थडे मनाने के लिए आपको फॉर एग्जांपल अगर 2000 रुपये की ज़रूरत थी। अब ये 2000 रुपये आप खुद से लाएंगे नहीं, क्योंकि मैं ही खुद क्यों दूँ, और अगर आप अपने सिर्फ एक दोस्त और आप खुद मिलकर भी कोशिश करते हैं तो भी 2000 रुपये लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि देखिए भाई, यहाँ पे अगर 20 बच्चे ट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो हर बच्चे से कहा जाता है कि तुम 100 रुपये करके लाओ, और तब जाकर 2000 रुपया जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे जो 3 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है, ये 3 करोड़ रुपए एक या फिर 4-5 आदमी के बस की बात नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं कि 1000 रुपया करके मैं यहाँ पे 30,000 लोगों से ये पैसा ला रहा हूँ। 30,000 लोग मिलकर ये पैसा लाएंगे। ठीक है, हर एक आदमी 1000 रुपया लाएगा एंड 30,000 आदमी मिल करके 3 करोड़ रुपया जो है वो ला देंगे। तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन जब बन जाता है कि जितना कंपनी का टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जितना पैसा कंपनी को टोटल चाहिए, वो जब बहुत लोगों के थ्रू लाया जाता है तो उसे हम लोग कंपनी कहते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो टोटल पैसा होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि किसी एक आदमी के बस की वो बात नहीं रहती है। तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि उस टोटल पैसे के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, एंड ये छोटे छोटे टुकड़ों को अलग अलग लोगों के थ्रू लाया जाता है। जैसे आपको वहाँ पे 2000 रुपये की ज़रूरत थी, अब 2000 रुपये आप खुद नहीं ला सकते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। 20 टुकड़े आपने कर दिए, 20 स्टूडेंट थे तो 20 टुकड़े आपने उसे कर दिए। ठीक इसी तरीके से जो टोटल कैपिटल चाहिए वो एक आदमी या फिर 4-5 आदमी के बस की बात नहीं है, तो उसे क्या किया जाता है, उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। तो ये जो कंपनी, सॉरी मैंने कंपनी बोल, तो ये जो टाइप का बिजनेस जहाँ पे कंपनी का टोटल फंड्स रिक्वायरमेंट, टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ रहता है और हर एक टुकड़ा किसी एक आदमी के पास रहता है। तो इस टाइप का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं कंपनी। ठीक है, दिस इज नोन एज अ कंपनी। तो एक कंपनी जो है वो क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे टोटल कैपिटल छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा रहता है एंड हर एक टुकड़ा किसी एक आदमी के पास रहता है। अब ये जो टुकड़ा होता है इसका भी एक नाम होता है जो आपने बहुत बार सुना होगा, इसे हम लोग कहते हैं शेयर। एंड जो इस शेयर का मालिक होता है उसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर। अब ये जो पैसा जो कि इस शेयर होल्डर का है, ये किसका है, ये कंपनी का है। तो एक तरीके से हम ये बोल देते हैं कि ये जो शेयर होल्डर है ये इस कंपनी का मालिक है। ठीक है, तो आपको बस अभी इतना याद रखना है कि कंपनी क्या होती है एंड शेयर होल्डर क्या होता है। कंपनी का मतलब
टोटल पैसा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है एंड हर एक टुकड़ा का मालिक जो होता है वो शेयर होल्डर होता है एंड वही शेयर होल्डर उस कंपनी का भी मालिक होता है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा कि एक है टोटल कैपिटल यानी कि कंपनी ही मान लेते हैं एंड एक है शेयर होल्डर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है कि आप मुझे एक नॉर्मल बात बताइए कि ये जो कंपनी का पैसा है ये इसमें किसने लगाया हुआ है, इसने लगाया हुआ है, इसी के जैसे और एक लोगों ने लगाया हुआ है, इसी के जैसे और एक लोगों ने लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये दोनों इसके मालिक हैं, सॉरी ये तीनों उसके मालिक हैं। आप नॉर्मल लैंग्वेज में यही वो बोलेंगे। लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी एक कंसेप्ट होता है जिसमें ये बोला जाता है कि ये जो कंपनी है एंड जो इसके मालिक हैं वो एक नहीं है, दे आर टोटली डिफरेंट। ये अलग है एंड ये अलग है। दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी को कुछ भी होता है तो इन दोनों के ऊपर में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये अलग है, कंपनी अलग है। ठीक इसी तरीके से अगर इन दोनों को कुछ हो जाता है तो कंपनी को कुछ नहीं होगा क्योंकि कंपनी अलग है, ये दोनों अलग हैं। तो यही बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको पूरा कंपनी के बारे में बोल दिया कि कंपनी क्या होती है, शेयर होल्डर क्या होता है एंड सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो कॉर्पोरेट फॉर्म या नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म होता है उसको देखते हैं। तो देखिए कॉर्पोरेट फॉर्म जो होता है वो क्या कहता है कि जो मालिक है एंड जो कंपनी है, जो इसका मालिक है एंड जो कंपनी है, दे आर टोटली डिफरेंट। ये दोनों को एक नहीं बोला जा सकता है। एंड यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो कंपनी है और जो मालिक है वो दोनों इक्वल हैं। मतलब कंपनी को अगर कुछ हुआ तो मालिक को भी होगा, अगर मालिक को कुछ भी हुआ तो कंपनी को भी होगा। तो ये होता है नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड ये होता है कॉर्पोरेट बिजनेस। तो अब आपको समझ में आया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो तीन तरीके का होता है। एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक एंड एक होता है प्राइवेट पब्लिक, जिसमें सरकारी भी है एंड प्राइवेट भी है। अब प्राइवेट के अंदर में दो और हेडिंग्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी और दो टाइप का हो सकता है, मैं यहाँ पे बार बार कंपनी बोल दे रहा हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म, मतलब जहाँ पे कंपनी एंड इसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एंड एक कॉर्पोरेट फॉर्म, मतलब जहाँ पे कंपनी एंड मालिक दोनों अलग अलग हैं। वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। ओके, सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। अब आइए सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है जो कि है प्राइवेट एंटरप्राइज, इसे आज हम लोग देखते हैं। तो प्राइवेट एंटरप्राइज में भी आज बस हम नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म के ऊपर में देखेंगे, कॉर्पोरेट फॉर्म को हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब जिसका मालिक कोई प्राइवेट आदमी होता है। तो इसमें हम समझ चुके हैं कि एक है कॉर्पोरेट, एक है नॉन कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इन केस ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस द आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द ओनर। जो कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का आइडेंटिटी अलग है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी एंड मालिक जो है वो एक ही है। एंड नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म में क्या होता है कि दोनों का आइडेंटिटी सेम है। कंपनी इज इक्वल टू मालिक एंड मालिक इज इक्वल टू कंपनी, ठीक है। तो जहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, तो नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर में और तीन तरीके के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये जो चीज़ होते हैं इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, सोल मतलब एक एंड प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिक। तो जहाँ पे एक मालिक हो, मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही मालिक रहता है।
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। अब इसका एग्जांपल क्या है, आपके बगल में अनगिनत एग्जांपल है। आपका चाय का टपरी वाला, आपका जो बाल काटता है सैलून, यहाँ तक कि धोबी के बाद जो आपका ये होता है राशन का दुकान, तो ये सब कुछ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही मालिक है एंड वही क्या करता है, वही पैसा बिजनेस में लगाता है, वही रोज़मर्रा के काम करता है एंड वही सारा प्रॉफिट भी ले लेता है। तो इसे देखते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स अ बिजनेस ओन्ड फाइनेंस एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। एक ही आदमी रहेगा, उसको वही उसका मालिक है, वही उसको चलाता है, वही उसमें पैसा लगाता है और जो भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो खुद के पास रखता है। इट इज़ सूटेबल इन एरियाज ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस लाइक ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ लाइक रिटेल शॉप, जो कि मैंने आपको बताया कि जब छोटे मोटे काम करने हैं तो छोटे मोटे काम करने के लिए एक आदमी भी पैसा ला सकता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो जब एक आदमी अपना पैसा लाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, जिस बिजनेस का मालिक भी वो खुद है, बिजनेस में रोज़मर्रा का काम भी वो खुद कर रहा है और जो भी उस बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट भी वो खुद ब खुद ही अपने पास रख रहा है, तो उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं। एंड इसका एग्जांपल है आपका हेयर कटिंग सैलून, आपका ब्यूटी पार्लर और आपका जो स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ होता है वो। ठीक है, फिर होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब ये आपके लिए एक थोड़ा सा नया चीज़ होगा। सोल प्रॉपर्टीशिप के बारे में आपने शायद सुना भी होगा, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है उसके बारे में शायद आपने ना सुना हुआ हो। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, तो देखिए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि एक फैमिली से ही चलता रहता है, जो कि एक फैमिली में चलता रहता है। जैसे हमने अपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा था कि हम कहते हैं ना कि हमारे तो दादा परदादा भी बिजनेसमैन थे, हम भी बिजनेसमैन हैं, हमारे बेटे बिजनेसमैन हैं, हमारे पोते बिजनेसमैन हैं। तो ये जो एक ही फैमिली के अंदर में जितने भी लोग होते हैं वो सब बिजनेसमैन होते हैं। तो इस टाइप को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहा जाता है। अभी हिंदू क्यों, क्योंकि ये चीज़ भारत में सिर्फ हिंदू फैमिलीज में ही देखी जाती है, मुस्लिम फैमिलीज में ये चीज़ नहीं देखी जाती है एंड अगर है भी तो उसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे एक ही फैमिली के लोग उसके मेंबर्स होते हैं एंड वही सब मिल के उसे चलाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो फैमिली बिजनेस का मतलब क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, तो इसको देखते हैं। It is owned by the members of an undivided Hindu family and managed by the eldest member of the family known as the Karta. It is governed by the provisions of Hindu law. The basics of membership is birth in a particular family. तो joint Hindu family business क्या होता है कि भैया एक हिंदू फैमिली जो भी टूटी नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली जिसे हम लोग कहते हैं, वो सब मिल के जब एक बिजनेस को चलाते हैं तो उसे हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। अब इसका जो मेन मालिक इसमें अगर किसी को कहा जाए तो वो होता है कर्ता, यानी कि हमारे घर के जो सबसे बूढ़े आदमी होते हैं उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। मतलब कर्ता जो है वो उसका मेन मालिक होता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक हिंदू फैमिली के अंदर में जब बिजनेस होता है, मतलब वो लोगों का जब अपना बिजनेस होता है तो उसे हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हो ही सकता है कि जो हमारे दादाजी हैं वो मालिक हैं, हमारे पापा वहाँ पे अकाउंट संभालते हैं, चाचा जो है यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट संभालते हैं, मैं यहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालता हूँ। तो एक बेसिकली ये क्या है कि एक फैमिली जब मिल करके बिजनेस करती है तो उसे ये कहा जाता है। एंड नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप आपने सुना होगा, तो देखिए सोल प्रॉपर्टीशिप अगर आपको समझ में आया होगा तो पार्टनरशिप भी आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए सोल प्रॉपर्टीशिप का मतलब क्या कि अगर काम छोटा है तो मैं खुद एक आदमी अपने बलबूते पे पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन जब काम थोड़ा सा बड़ा है जहाँ पे एक आदमी के बस की बात नहीं होती है कि वो अकेले उस काम को कर सके, तो वो क्या करता है अपने जैसे और लोगों को अप्रोच करता है एंड बोलता है देख भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें फर्स्ट क्लास प्रॉफिट है,
मतलब 6 महीने के अंदर में पैसा वापस, और उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो जब ये उसको बताता है एंड ये अगर इसमें हाँ भर देता है एंड ये दोनों मिल करके तब बिजनेस करते हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके बिजनेस को चलाते हैं, तो उसे हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना होगा कि इसमें अगर एक ही आदमी रहता है तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा, उसे अभी जो हमने पढ़ा जैसे हम लोग कह रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे वो कहा जाएगा। पार्टनरशिप कब होगा? जब कम से कम 2 लोग मिल करके बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे थे, बाद में यहाँ पे ये आदमी भी ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये भी इसमें आकर के ज्वाइन हो गया, तो ये भी पार्टनरशिप ही कहलाएगा। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके बिजनेस करते हैं तो उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरी उसके साथ एक पार्टनरशिप है, मतलब हम दोनों मिल करके बिजनेस करते हैं। तो पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। मतलब दोनों मिल करके बिजनेस कर रहे हैं, पैसा भी दोनों ने मिल करके लगाया, बिजनेस का जो काम होता है वो भी दोनों मिल करके कर रहे हैं, एंड जो भी प्रॉफिट और लॉस बिजनेस में से निकल रहा है वो भी वो लोग अपने में ही रख ले रहे हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है, एंड मैंने आपको शायद इंट्रोडक्शन का अच्छा खासा पोर्शन जो है वो मैंने बोल दिया है। तो अब बस छोटा सा ही पोर्शन बाकी है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेसिकली कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी एंटिटी या फिर जो भी बॉडी बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है उसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। एनी एंटिटी विच इज़ मेड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस उसे हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फीचर्स क्या क्या होता है, तो सबसे पहला फीचर तो भैया ये है कि इसमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व हो वो यहाँ पे किए जाते हैं। इसमें जो मेन काम होता है वो होता है सामान को खरीदना और सामान को बेचना। फिर कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब बिजनेस जो है इसमें हमेशा ही होता रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दिन का बिजनेस होगा फिर बाद में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव के साथ काम किया जाता है, काम हमेशा ही प्रॉफिट मोटिव को लेकर के होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट है वो इसमें है, एक सेकेंड, कि रिस्क तो भैया इसमें हमेशा रहेगा, एंड ये डायनेमिक है, मतलब समय के साथ ये चेंज होता रहता है। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर में फोकस रहता है, सोशल वर्क पे भी फोकस रहता है, सरकार का कंट्रोल रहता है, एंड जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल होते हैं, मतलब मैक्सिमम यूसेज मिनिमम वेस्टेज। एंड नेक्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, तो भैया प्राइवेट, मतलब जो प्राइवेट लोगों का होता है जैसे कि रिलायंस, पब्लिक जो कि सरकार का, इंडियन रेलवेज, एंड जॉइंट सेक्टर जो कि दोनों का होता है। अब प्राइवेट के अंदर में 2 तरीके के आते हैं, एक कॉर्पोरेट, एक नॉन कॉर्पोरेट। अब कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपनी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का जहाँ पे बिजनेस अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग, तो इसे हम लोग कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन कॉर्पोरेट, मतलब जहाँ पे बिजनेस भी वही और मालिक भी वही, दोनों इक्वल होते हैं। इसके अंदर में हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब एक ही आदमी मालिक है। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मालिक है। एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब एक ऐसा हिंदू फैमिली जहाँ पे उस फैमिली के सारे लोग मिल कर के बिजनेस को चला रहे हैं, उसे जॉइंट हिंदू फैमिली कहा जाता है। इसके बाद हम जो बाकी के पोर्शन है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, जय हिंद।